नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने कक्षा 11 में बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 8 है उसके विभिन्न कोशिकांगों के बारे में लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था, जिसमें अपने गोल्जी काय, रसदानी, लाइसोसोम्स और उसके अलावा अपने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इनके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने जो इसके अन्य कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ें। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में आप सूत्रकणिका बोलते हैं, तो ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अपने पहले इसकी संरचना और इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते अपने सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं जिसे। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए पहले इसे विशेष प्रकार के अभिरंजकों की सहायता से अभिरंजित किया जाता है, उसके बाद में ही इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है, नहीं तो इसे नहीं देख सकते अपने। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है, मतलब अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संख्या भी अलग अलग होगी। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आकृति और आकार भी सभी में अलग अलग होगा। यह तस्त्रीनुमा और बेलनाकार आकृति की होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस आकार की? तस्त्रीनुमा और बेलनाकार आकृति का होता है, जो लगभग कितना 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। मतलब इसकी लंबाई 1 से 4 माइक्रोमीटर लगभग, और जो इसका व्यास है यानी इसकी मोटाई है वो कितनी है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बाहर जो इसकी वलय होगी या झिल्ली होगी वो कैसे डबल लेयर्स होगी, यानी दोहरी झिल्ली होगी उसमें, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है उसे क्या कहते हैं? आधात्री या मैट्रिक्स। तो दो इसमें कक्ष बनेंगे, एक बाहरी कक्ष जिसमें दो झिल्ली होंगी, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। तो इन दोनों के मध्य में जल भरा होगा, लेकिन जो अंदर वाले कक्ष है उसमें क्या विभिन्न कोशिकांग पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। बाह्य कला यानी जो बाहरी भित्ति है वो सूत्रकणिका की यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतः झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है। जो अंदर वाली झिल्ली है वो क्या अंदर की तरफ अंतर्वलन, मतलब अंगुली के समान उभार दिखाई देते हैं, जिसे क्रिस्टी बोला जाता है। तो अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी, और एक वचन होगा क्रिस्टो कहते हैं। तो जो उभार दिखेंगे इसमें उसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी क्या करते हैं? इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम्स मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियाँ हैं उनमें क्या विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य करने के से संबंधित हैं।
सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह किसकी सहायता उसमें होती है, सूत्रकणिका की या माइटोकॉन्ड्रिया की। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। सूत्रकणिका को यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या इसे बोलेंगे पावर हाउस, क्योंकि जो अपने में भोजन के बाद में ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है भोजन की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से एटीपी ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इसलिए सूत्रकणिका को शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जो इसका अंदर वाला आधात्री भाग है उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, कुछ आरएनए पाए जाएंगे और राइबोसोम्स पाए जाएंगे जो कि तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए कुछ अन्य घटक होते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। तो सूत्रकणिका आगे विखंडित होती है तभी वह और भागों में विभाजित होती है। तो ये सूत्रकणिका की प्रमुख संरचना के बारे में अपने देखा कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं और किस प्रकार की संरचना है, क्या क्या इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं और सूत्रकणिका के क्या कार्य हैं उसके बारे में अपने पढ़ा। अब जो सूत्रकणिका है उसके डायग्राम से अपने इसे समझेंगे कि किस प्रकार की दिखाई देती है सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, एक है ये बाहर वाली झिल्ली जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रखेगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पूरा गोल आकार का होता है और उसे बाहरी झिल्ली है वो इस तरह से आवरण के रूप में घेर कर रखती है। फिर बीच में कुछ थोड़ा अवकाश होता है जिसे अंतरावकाश बोलते हैं। उसके बाद में भीतरी झिल्ली होगी, तो भीतरी झिल्ली और बाह्य झिल्ली के मध्य में अंतरावकाश पाया जाता है। तो भीतरी झिल्ली है, उसके बाद में उसके बीच यानी अंदर वाले भाग की तरफ क्या पाया जाता है, आधात्री या इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आधात्री या मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जो भीतरी झिल्ली के भीतर द्रव भाग पाया जाता है उसे मैट्रिक्स या आधात्री कहा जाता है। तो इसमें ये कुछ जो भीतर वाली झिल्ली है ये बीच में धंसकर वलय के रूप में संरचना बनाती है। इस तरह से उभार बने होते हैं जिसे क्रिस्टी या अंतर्वलन कहा जाता है। ये जो इसमें उभार दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में ये प्रमुख भाग होते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं जो आधात्री में, तो आधात्री में इन्होंने यहाँ अपने संरचना में पढ़ा, आधात्री में डीएनए पाया जाता है। कैसा होता है डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड। इसके अलावा इसमें आरएनए पाया जाता है। और इसमें कुछ राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। जो क्या मैट्रिक्स में मिलने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। और प्रोटीन का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो ये जो प्रमुख कोशिकांग है इसे अपने कंप्लीट किया। इसके बाद में नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं अपने। फिर इसके बाद में था लवक। लवक ये भी कोशिका का प्रमुख कोशिकांग है।
तो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं, जिसे प्लास्टिड भी कहा जाता है। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। तो लवक होते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो जो लवक है ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसी के कारण जो पादप के पत्तियां हैं या जो इसके फूल होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक है, इसके कारण पादपों की पत्तियां हरी होती हैं। वर्णी लवक यानी जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग हों, तो जो पुष्प होते हैं वो रंगीन वर्णी लवक के कारण होते हैं। और जो अवर्णी लवक है, इसके कारण तने के जो अंदर वाली संरचना होती है वो सफ़ेद दिखाई देती है, यानी तने की बाहरी वलय को उतारने पर जो भाग दिखाई देता है वो अवर्णी लवक के कारण सफ़ेद दिखाई देता है। फिर हरित लवकों में पर्णहरित, फिर इसके बाद में हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड मिलते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित हैं, ये ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलय यानी वसा में मिलने वाले कैरोटीनॉइड्स वर्णक जैसे कीरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं जो विभिन्न रंजक प्रदान करते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। तो इस तरह से जो पर्णहरित है वो तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, लेकिन वर्णी लवक है वो विभिन्न प्रकार के पादपों को रंग प्रदान करते हैं। और अवर्णी लवक है ये क्या खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई यानी लंबाई इनकी कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक, उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास जो हरित शैवाल है इसमें एक ही हरित लवक पाया जाता है। 1 से लेकर 20 से 40% कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है और हरित लवक की अंतः झिल्ली से
घिरे हुए पदार्थ के स्थान को क्या कहते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थाइलेकोइड कहा जाता है। तो इसमें अपने देखते हैं कि चपटे पीठिका युक्त झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना कौन सी है जिसे थाइलेकोइड कहा जाता है। तो ये देखिए हरित लवक की संरचना, इसमें ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ आवरण है। बाहर वाली बाहरी झिल्ली और जो अंदर वाली उसे भीतरी झिल्ली कहा जाता है। जो बीच में पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं ये इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। और जो गोल भाग हैं इन्हें क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है। ये गोल भाग को थाइलेकोइड, और इसमें जो एक दूसरे के ऊपर परत होती है उसे ग्रेना कहा जाता है। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रेना या अंतर्ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। यानी एक सिक्के के समान संरचना को थाइलेकोइड कहेंगे, और जो एक से अधिक थाइलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं तो उसे ग्रेना कहा जाता है। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा इसमें नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं उसे पीठिका या पटलिकाएं कहा जाता है। तो जोड़ने का कार्य करती है उसे पीठिका या पटलिका कहा जाता है। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। बीच में जो खाली भाग दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? अवकाशिका। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वर्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। डीएनए कैसा होगा? छोटा होगा और डबल स्ट्रैंड होगा, और उसमें इसके अलावा राइबोसोम भी मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। जो प्रमुख भाग है हरित लवक यानी लवक के अंदर पाए जाने वाला वर्णक, वो थाइलेकोइड में पाया जाता है। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार के, और जो कोशिका द्रव्य राइबोसोम होते हैं 80S से छोटा होता है। तो ये लवक के बारे में पढ़ा, यानी लवक में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, कैसी संरचना होती है, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो अगला कोशिकांग है राइबोसोम, इस राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है इसे अपने रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार करना है। थैंक यू।